There's no way that you can achieve great gains without taking great chances. Turn out the lights, the party's over. They say that all Bad. things must end. Call it a night, the party's over. पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्वल की कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली है और मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इस फिल्म को लेकर, और मोस्ट प्रोबेबली शायद इसे देखने भी ना जाऊँ। इस साल अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को छोड़ दिया जाए तो मार्वल बैनर के नीचे जो भी फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनमें से कोई भी कुछ खास असर नहीं डाल पाई दर्शकों पर। हालांकि मीडिया आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी बहुत बड़ी वजह सुपर हीरो फटीग है, मतलब दर्शक सुपर हीरोज़ की फिल्में देख देख कर थक चुके हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। मतलब द मार्वल्स जो मूवी है इसके फर्स्ट पार्ट ने $1 बिलियन की कमाई की थी और उसी मूवी का सीक्वल शायद अपनी लागत भी ना निकाल पाए। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ सुपर हीरो फटीग तो इसकी वजह नहीं हो सकता, वजहें और भी हैं। आइए डिस्कस करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बड़ा बनाया था आयरन मैन ने, हल्क ने, थॉर ने, कैप्टन अमेरिका ने, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस समय ये सारे सुपर हीरोज़ मिलाकर भी बैटमैन और सुपरमैन जितने बड़े नहीं थे। मतलब अगर 2000s में आप किसी को बताते कि अगले 10 सालों के अंदर अंदर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स पर फिल्में आएंगी और वो बैटमैन और सुपरमैन की फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करेंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब एवेंजर की फिल्में जस्टिस लीग की फिल्मों को मीलों पीछे छोड़ देंगी कमाई के मामले में, तो 2000s के दर्शक विश्वास भी ना करते आपकी बातों का, क्योंकि हॉलीवुड में डीसी के हीरोज़ को हमेशा से ही बहुत बड़ा मोनोलिथ माना गया है। मार्वल के हीरोज़ कहीं उसके आसपास भी नहीं फटकते थे। आज शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन आयरन मैन की फर्स्ट मूवी के पहले तक मार्वल के सुपर हीरोज़ को मजाक माना जाता था। एक आध एक्सेप्शंस थे जैसे स्पाइडरमैन, एक्समैन, लेकिन उसके अलावा मेन एवेंजर्स के सारे सुपर हीरोज़ को जोक समझा जाता था। लेकिन सिर्फ एक शख्स, केविन फाइगी, उसने पूरी की पूरी ऑडियंस का नज़रिया बदल दिया मार्वल के सुपर हीरोज़ को लेकर। केविन फाइगी के सुपरविजन में जब आयरन मैन का पहला पार्ट 2008 में रिलीज़ किया गया तो पूरी की पूरी दुनिया चकित रह गई। इससे पहले उन्होंने सुपर हीरो मूवीज़ के नाम पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, और उसकी मेन वजह ये थी कि जिस टीम ने इस मूवी के पीछे इतनी मेहनत की थी वो इस कॉमिक हीरो के रूट को बहुत अच्छे से समझते थे, बहुत गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि टोनी स्टार्क की ये अकड़ कहाँ से आती है, उसके अंदर का ये गुस्सा कहाँ से आता है, उसके अंदर का ये ईगो कहाँ से आता है, वो हमेशा किस बात के गिल्ट में रहता है। केविन फाइगी खुद बचपन से मार्वल कॉमिक्स के बहुत बड़े फैन रहे हैं, और जॉन फेवरो जिन्होंने आयरन मैन की पहली मूवी को डायरेक्ट किया था उन्होंने भी इस मूवी को बनाने के लिए सैकड़ों आयरन मैन की कॉमिक्स पढ़ी थी, और इसी वजह से किरदारों की ये गहरी समझ बड़े पर्दे पर इतनी खूबसूरती से निकलकर हमारे सामने आती है। फेज़ 1, 2 और 3 की ये फिल्में इन किरदारों की कहानियों को बहुत ईमानदारी से दर्शकों के सामने रखती हैं, और इसी वजह से दर्शकों ने इन्हें इतना प्यार दिया। लेकिन जब 2024 में मार्वल की एंट्रीज को देखता हूँ तो लगता है कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को आए कई दशक गुजर चुके हैं, बहुत वक्त बीत गया है। मार्वल की फिल्में अब किरदारों की कहानियाँ नहीं बताती। पिछले किरदारों की प्रसिद्धि ने जो फैन बेस बनाया है ये बस उसी फैन बेस को भुनाने की कोशिश करती हैं, और इसके साथ साथ ये हम दर्शकों को वर्चू सिग्नलिंग के नाम पर सिर्फ उपदेश देती हैं कि किस तरह से हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, हम जेंडर आइडेंटिटीज़ को लेके इंक्लूसिव नहीं हैं, हम सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर रेसिस्ट हैं। और ये सारे के सारे वो मुद्दे हैं जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में इस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ अमेरिका के राजनीतिक मुद्दों को वैश्विक पटल पर उठाती हैं, और एक भारतीय होने के नाते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन मुद्दों से, और शायद इसी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्वल की इन मूवीज़ से।